जो आदमी एक डिफरेंट रास्ता चुनता है, जो लीक से हटकर चलता है, जिसे बहुत पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शायद अपनी कविता में कहा था, द रोड लेस ट्रेवल, वो अपना नया रास्ता बनाता है। और आज जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, श्री चंद्रशेखर, उन्होंने अपने जीवन में वही रास्ता चुना जो बिल्कुल नया था, जो बिल्कुल अलग था, वह रास्ता नहीं जिस पर सब चले थे। मैं कई बार नौजवान साथियों से तो बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं यह कहता हूं कि भाई आप चंद्रशेखर को क्यों जाने या न जाने। तो आज की जो स्थिति है उसमें चार तरह की बातें आती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको राजनीति से मतलब नहीं, हालांकि यह अब आपने देख लिया होगा कि राजनीति को आप पसंद करें या न करें, यही आपके जीवन को, समाज को, दुनिया को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। दूसरा, हो सकता है आप उनके विचारों से सहमत हो या असहमत हो, दोनों ही स्थितियों में पसंद हो तो पढ़ें, ठीक है, ना पसंद हो तो ना पढ़ें, पर ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। मैं ये एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं कि इन परिस्थितियों से अलग बिल्कुल हर इंसान को, चाहे वो राजनीति में रुचि रखता हो, नहीं रखता हो, उसका रुझान, उसका एटीट्यूड अलग किस्म का हो, फिर भी कि कैसे अपने आत्मविश्वास से, कैसे एक अलग रास्ता अपनाकर, किस तरह यह तय करके कि हमें लीक पर नहीं चलना है, एक नई शुरुआत का आत्मविश्वास लेकर कोई व्यक्ति मंजिल पा सकता है। चंद्रशेखर बहुत ही गरीब परिवार से आए, और सिर्फ गरीब परिवार से ही नहीं, देश के सबसे पिछड़े इलाके के बिल्कुल एक उपेक्षित इलाके से, पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जिसको लेकर पार्लियामेंट में गरीबी पर जब बहस हुई तो 51-52 के आसपास कहते हैं पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उस गरीब अंचल से, कमजोर घर से निकलकर व्यक्ति ने एक अलग रास्ता चुना। वह उस वक्त की मुख्य पार्टी कांग्रेस में नहीं गए, विरोधी दल में होने का उन्होंने तय किया अपने सैद्धांतिक आधारों पर। उनके जीवन से लगा कि गरीबी हटाना, समाज की विषमता दूर करना सबसे अहम मुद्दा जीवन का होना चाहिए। जो परिवार उनसे अपेक्षा कर रहा था कि पढ़ लिख कर परिवार की गरीबी दूर करने में मदद करेंगे, वह छोड़कर उन्हें लगा कि नहीं, हमें इस तरह की गरीबी न रहे, इसके लिए हमें काम करना, अपना जीवन लगा दिया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए जब उन्होंने समाजवादी युवजन सभा के साथ काम शुरू किया, उस वक्त समाजवादी युवजन सभा नहीं थी, बल्कि समाजवादी विचारधारा के जो युवक थे उनके साथ, तब कई महीनों तक लगातार कभी खाना मिलता नहीं मिलता उपवास रहना पड़ता। उसके बाद जब बलिया से आकर लखनऊ तक पार्टी बनाने का काम मिला, लगभग 62 तक, तो जीवन के लगभग 10, 12, 14 वर्षों तक बहुत ही कठिन जिंदगी, एक कमरा जिसमें न बाथरूम था, न नहाने का वो था, बगल में एक कॉरिडोर था जहां खाना बनाना पड़ता था, खुद खाना बनाना, बर्तन धोना, साइकिल पर घूमकर पार्टी का प्रचार करना, पैदल जाना, बस से यात्रा करना। उत्तर प्रदेश में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के कहने पर, उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव को जीवन में चुना कि यही ऐसे मनीषी हैं जो देश को एक ऐसा मुकाम दे सकते हैं अपने विचारों से जिसकी देश को जरूरत है। तो दुर्भाग्य है कि आचार्य नरेंद्र देव के विचारों से आज देश के युवा बहुत परिचित नहीं है। उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऋषियों की परंपरा है, उन ऋषियों की परंपरा में आचार्य नरेंद्र देव इस देश में सबसे बड़े थिंकर हुए अपने समय में, और वह आचार्य नरेंद्र देव पर एक अलग प्रसंग है। चंद्रशेखर ने आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स चुना, और उस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स पर वो अंत तक चले। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने कन्विक्शन पर जीवन के शुरू से अंत तक चले, यह
भारत की राजनीति में विलक्षण चीज है। दूसरी चीज कि अपने शर्तों पर उन्होंने राजनीति की और अनेक उतार चढ़ावों को देखते हुए उन्हें पार्टी ने चुना कि 62 तक अपने बूते उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी को इतना सशक्त बना दिया कि वो दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी, विरोधी दल पार्टी, मान्यता प्राप्त विरोधी दल की पार्टी बन गई। उन्हें राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा में जब वो आए तो वहां उन्होंने जिन मुद्दों को उठाना शुरू किया वे मुद्दे वो थे जिसको लेकर अंत तक जब वो कांग्रेस में गए तो उसको इंप्लीमेंट कराया और अंत तक मुद्दों के लिए चले। कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वो मुद्दों को इंप्लीमेंट कराया। जब कई बार अवसर आया मंत्री बनने का, मंत्री नहीं बने, कहा कि नहीं, पहले कार्यक्रमों को इंप्लीमेंट कराना ये हमारी चुनौती है और अपने शर्तों पर राजनीति की। एक उनके बारे में यह अवधारणा है कि वो कई दल में गए। वस्तुस्थिति यह है कि उन्होंने कभी कोई दल नहीं छोड़ा। वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में कुछ वैचारिक मतभेद हुआ अशोक मेहता को लेकर, तो पार्टी ने उनको निकाला। जब पार्टी ने निकाल दिया तो राज्यसभा में वो 6 से 8 महीने तक अनअटैच्ड मेंबर रहे। उसके बाद उनके सारे साथी उस वक्त कांग्रेस में गए, उनको परसू किया, तब वो कांग्रेस में गए और फिर कांग्रेस में निकाले गए अंत में। और कांग्रेस में किस हैसियत में निकाले गए वह भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का अध्याय है। लेकिन उसके पहले इंदिरा जी से जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने जब कहा, वो बात दिलचस्प है जानना कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। एक, वो इस चीज के लिए जाने जाते थे कि जो कुछ उन्होंने कह दिया उस पर फिर वो बदलते नहीं थे। यानी अंदर और बाहर, कमरे के अंदर जो कुछ कहा और सार्वजनिक जीवन में जो कुछ कहा, वो दोनों में फर्क नहीं था, एक ही रहा हमेशा। जो गांधी की मान्यता थी साध्य और साधन, जो लोहिया जी ने कहा कि हमारी घोषणा और हमारा जीवन में कामकाज, इनमें जब तक, यानी बोलचाल में और कामकाज में अगर जब तक एक रूपता नहीं होगी तब तक आदर्श स्थापित नहीं होगा। चंद्रशेखर आजीवन इस बात के लिए जाने गए कि उन्होंने जो कहा वही किया। जिन मुद्दों पर उनकी जो एक राय रही वही अंत तक रही। इससे आपको वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन यह नहीं हुआ कि समय और बाकी चीजों के अनुसार उन्होंने अपने बयान और स्टैंड बदल दिए। इसलिए जब पार्लियामेंट में 62 में आए तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में सबसे पहले उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन का सवाल उठाया, कोल नेशनलाइजेशन का सवाल उठाया, बड़ी पूंजियों पर कंट्रोल का सवाल उठाया। जिस चीन का प्रसंग इतना बड़ा आज है, उस चीन पर सबसे पहले उन्होंने यह मामला उठाया और पंडित जी को पत्र लिखा जिसका सारा उल्लेख ऐतिहासिक दस्तावेजों में है। वह चीन के बॉर्डर पर जब युद्ध हो रहा था तो अकेले गए और वहां के हालात को देखा, आकर पार्लियामेंट में उठाया और चीन कैसे भारत के लिए किस ढंग की कोशिश कर रहा था और चीन के कम्युनिस्ट साहित्य में क्या चीजें छप रही थी, ये उन दिनों पार्लियामेंट में इतना अध्ययन करके वो चीजों को लाए और सामने रखे। जब आप याद रखिए कि आज की तरह गूगल का दौर नहीं था, आज की तरह इंस्टेंट हमें सपोर्ट नहीं मिलता था कागजातों का, दस्तावेज का, प्रमाणों का, तब उन्होंने जो दस्तावेज पार्लियामेंट में रखे हैं वह अद्भुत हैं। उसके अलावा आपको बताऊं कि इसी तरह के किसानों के मुद्दे, इसी तरह से बड़ी पूंजी के खिलाफ उस पर नियंत्रण की मांग वो लगातार करते रहे। जब कांग्रेस में आए तभी इन मुद्दों को उठाया और याद रखिए जब कांग्रेस विभाजन हुआ तो इन मुद्दों को श्रीमती गांधी से मनवाया और कांग्रेस विभाजन में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही और वह भी कुछ छुपा कर नहीं। जब वो कांग्रेस में आ रहे थे तो इंदिरा जी के पास उनके कुछ मित्र बड़े ले गए जो इंदिरा जी के बड़े करीब के लोग थे, उनकी पहल पर वो इंदिरा जी के यहां गए
अपने से कहीं वो कहीं जाते जल्द नहीं थे। तो इंदिरा जी बातचीत में पूछी, उन दिनों इंदिरा जी नेहरू शास्त्री जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। कहा कि चंद्रशेखर जी, बाकी औपचारिकता के बाद कबड़ा आपका नाम सुना है, चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि आपका भी सुना है। कहा कांग्रेस में क्यों आना चाहते हैं? तो कहा आपको सही बात बताओ। तो कहा मैं इसीलिए पूछी हूं कि आप सही बात बताएं। कहा कि कांग्रेस में मैं आना चाहता हूं कांग्रेस को समाजवादी बनाने के लिए। समाजवादी आदर्शों से कांग्रेस भटक गई है। मैं एग्जैक्ट पंक्तियां नहीं बता रहा हूं, उसका आशय बता रहा हूं आपको। फिर इंदिरा जी ने कहा कि समाजवादी बनाने के लिए क्या करेंगे? तो कहा हर संभव कोशिश करूंगा, अगर नहीं बनी तो कहा नहीं बनी तो पार्टी को तोड़ दूंगा। इंदिरा जी कुछ नाराज हुई, कहा कि आप क्या बात कर रही है, पहली मुलाकात थी। कहा कि नहीं, आपने सही पूछा इसलिए सही जवाब आपको दे रहा हूं। कांग्रेस आज बरगद की पेड़ हो गई है। इसके बड़े नेता जो आज देश की प्रगति में बाधक नजर आ रहे हैं, वो बरगद की पेड़ है। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक कांग्रेस प्रगतिशील नहीं होगी और कांग्रेस पुनः वापस मजबूत नहीं हो सकती। ये वो दिन थे, याद करिए, कांग्रेस के, कि कांग्रेस 62 के युद्ध के बाद 67 तक आते आते देश के 8 राज्यों में सत्ता हार चुकी थी। पार्लियामेंट में उसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। यहां तक कि कामराज जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया था उन दिनों कि जो हमारे मंत्री साइकिल रखने की हैसियत नहीं रखते थे, वो इंपाला गाड़ी पर चल रहे हैं। उन दिनों इंपाला गाड़ी स्टेटस का प्रतीक होता था, जैसे आज की महंगी गाड़ियां हैं उस रूप में। तो चंद्रशेखर ने हमेशा खुलकर और साफ और अपनी साफगोई से बात की हर मंच पर, और जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे। यह भारतीय राजनीति का एक अद्भुत चेहरा इस रूप में वो परखे गए, जाने गए कि उन पर कोई यकीन कर सकता था, कह सकता था। कांग्रेस में गए, कांग्रेस के डिवीजन में भी जब बैंगलोर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस के विभाजन की नींव पड़ी, और वहां इंदिरा जी ने और सारे लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट बनाया। उसके ठीक पहले इंदिरा जी ने चंद्रशेखर जी से बात की थी कि इसको राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया जाए। चंद्रशेखर जी ने खुलकर उन्होंने बताया था कि सबको बनाइए, नीलम संजीव रेड्डी को मत बनाइए। तो उसका उल्लेख है दस्तावेज में, विस्तार में नहीं जाना चाहता। पर इंदिरा जी अपनी इच्छा के खिलाफ, और यह भी चंद्रशेखर जी ने कह दिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में आपका बहुमत नहीं है जो आप मांग रही हैं, इसलिए आप जो प्रत्याशी समझ रखिए जगजीवन राम को, उनको लोग नहीं बनाएंगे, और आपके ये लोग आपके खिलाफ है। इंदिरा जी को उस वक्त यकीन नहीं था। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो गई और इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन गए कांग्रेस के, तो इंदिरा जी परेशान हो गई, वो इस्तीफा देना चाहती थी। उन्होंने सबसे पहले मीटिंग के बाद चंद्रशेखर को बुलाया। सी सुब्रमण्यम जी जो बड़े सीनियर मिनिस्टर होते थे, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देश में रहे, वो चंद्रशेखर को ढूंढ कर लाए। कहा कि चंद्रशेखर, मैडम वांट्स टू रिजाइन। तो चंद्रशेखर ने कहा व्हाई मैडम शुड रिजाइन, शी शुड फाइट बैक। तो इंदिरा जी ने हताशा भरे स्वर में कहा कि अब ये हो चुकी है। तो चंद्रशेखर जी अकेले एक दिन बैंगलोर में अतिरिक्त ठहरे और अगले दिन बयान दिया कि वोट नहीं दूंगा, थ्रो माय वोट्स इन अरेबियन सी बट आई एम नॉट गोइंग टू वोट फॉर नीलम संजीव रेड्डी। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि वो अनेक राजनीतिक स्पीकर हैं और कुछ कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि वो उस पद की गरिमा के योग्य नहीं है, तो मैं किसी और को वोट दूंगा, अरविंद से वो वोट अपना थ्रो कर दूंगा, लेकिन उनको वोट नहीं देने जा रहा। तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति की चुनाव में विरोध में आवाज उठा दिया। अंततः इंदिरा गांधी को रूढ़ी के रास्ते चलना पड़ा और वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। इंदिरा जी अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ बाद में खड़ी हो गई चंद्रशेखर के साथ। उसके बाद गरीबी हटाओ नारे से वह भारी बहुमत से सत्ता में लौटी, और जब उन वायदों को, जिन वायदों को
कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसका चेयरमैन और कन्वेनर दो लोग बनाए गए थे। चेयरमैन बनाए गए थे वो उस वक्त के बड़े एक मालवीय जी नेता होते थे, वो थे, और कन्वेनर चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर ने सारे प्रोग्राम बनाए कि क्या प्रोग्रेसिव प्रोग्राम होंगे अपनाने के लिए। उसके पहले याद रखिए, बैंक नेशनलाइजेशन से सब कुछ लेकर चंद्रशेखर 14 पॉइंट प्रोग्राम जो इंदिरा जी का था वो वर्चुअस उनका लिखा हुआ था, वो लागू करवा चुके थे। उसके बाद क्या चीजें की जानी है उसका प्रोग्राम उन्होंने बनाया था, जिससे बहुत सारी चीजें थी जिससे बहुत सारे उन दिनों के लोग असहमत थे। पर सत्ता में लौटने के बाद और 71 के चुनाव में इंदिरा जी के बाद सबसे अधिक प्रचार के लिए देश में कांग्रेस में चंद्रशेखर की ही मांग थी, और लगभग 150 कैंडिडेट जो चंद्रशेखर और युवा तुर्क नेताओं ने बनाए, युवा तुर्कों के नेता चंद्रशेखर माने गए, और युवा तुर्क एक नया टर्म चल पड़ा इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका श्रेय चंद्रशेखर को ही जाता है। उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडियन निकाली, उसमें वो जो उस वक्त एडिट लिखते थे वो देश के अखबारों की सुर्खियां बनती थी। मैं विद्यार्थी था, पढ़ा करता था, उन्हीं चीजों से मैं आकर्षित हुआ, मैं कोई परिचय उनसे तब तक नहीं था। तो वो सरकार में नहीं गए 71 के बाद भी, और कहा कि नहीं, प्रोग्राम जो हम लोगों ने जनता से वादे किए हैं वो इंप्लीमेंट हो, उसमें मैं सहयोग करूंगा। अंततः जब उन्हें लगा कि इंदिरा जी सत्ता में अब उन वादों को भूल नहीं है, तो सबसे पहले आदमी थे जो कांग्रेस में रहते उस वक्त की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा जी के खिलाफ आवाज उठाई कि कांग्रेस में कोई बोलता नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस में, और इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के शिमला के चुनाव में वह चुनाव जीते। वह वर्किंग कमेटी जो सबसे पावरफुल बॉडी थी कांग्रेस का, उसके सदस्य बने, जीतकर। यह दूसरी घटना थी सुभाष चंद्र बोस के बाद कांग्रेस में, जब इंदिरा जी यानी उस वक्त की लीडरशिप के खिलाफ लीडर बनकर कोई जीता हो। इस तरह चंद्रशेखर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गए। जब जयप्रकाश आंदोलन हुआ तो उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखकर कहा कि आप सब करिए, जयप्रकाश राजनीति में संत है, और संतों में और राजनीतिज्ञों में टकराव होगा तो संत हमेशा जीतते हैं। इसलिए जयप्रकाश जी और इंदिरा जी बात करके रास्ता निकाले, इसकी उन्होंने कोशिश भी की। इस तरह पर बात बनी नहीं, क्योंकि उन दिनों जो कांग्रेस में युवा तुर्क, संजय गांधी, बाकी लोग उभर रहे थे, उनके खिलाफ भी चंद्रशेखर ने आवाज उठाई। इंदिरा जी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ जो चुनाव में जो याचिका राजनारायण जी की थी उस पर फैसला आ गया, तो चंद्रशेखर जी ने कहा, वो उनके साथ नहीं थे, वह ब्रिगेड जब कांग्रेस का गाना गाने लगा या नारे लगाने लगा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो कांग्रेस में रहते हुए जिस व्यक्ति ने विरोध किया उस वक्त चंद्रशेखर थे। अंततः उन्हें जेल में डाला गया, इमरजेंसी लगाई गई। और इस किताब में तो नहीं है, लेकिन एक हाल में नई किताब आई जिसकी फॉरवर्ड अरुण जेटली जी ने लिखा है, जो उस वक्त के एक सांसद रहे और जो गुजर गए उस वक्त राजनारायण जी के वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने वीके कृष्ण अय्यर की अदालत में राजनारायण जी का मुकदमा लड़ा और इंदिरा जी को स्टे नहीं मिला था। उसके वकील भी थे मिस्टर गोयल। वो उन्होंने अपने संस्मरण लिखा है, उसमें लिखा है कि जब चंद्रशेखर जी की यहां पुलिस गई गिरफ्तार करने के लिए, तो नंबर 1 दिया कि इस नंबर पर आप बात कर लें। तो रात में उन्होंने फोन किया 12 बजे, तो उधर से इंदिरा जी फोन पर थी। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर मुझे इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, आप समर्थन करो, मेरे बाद सेकंड पावरफुल पोस्ट कैबिनेट में आपको हम देंगे, अब समर्थन नहीं करोगे जेल जाओगे। उस पुस्तक में उल्लेख है, उन्होंने फोन पटक दिया, कहा मैं जेल जाने को तैयार। तो चंद्रशेखर जेल गए, लगभग 19 महीने तन्हाई में रखे गए, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में 2 ही लोग रखे गए थे इमरजेंसी में, जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की जेल डायरी है 2 किस्सों में। वो जरूर जो भी नौजवान सिर्फ राजनीति में नहीं, जीवन में, व्यक्ति में, व्यक्ति की भावनाओं में, व्यक्ति के अंदर कैसे
हालात में किस तरह की भावनाएं पैदा होती है उसको समझना चाहते हो, जरूर पढ़िएगा। इतनी विलक्षण, इतनी सुंदर, इतनी भावनात्मक डायरी हिंदुस्तान में किसी ने आजाद भारत में तो कम से कम नहीं ही लिखी। बड़ी मोटी किताब है जेल डायरी उनकी। उसके बाद इंदिरा जी ने कई बार कोशिश की कि वो कांग्रेस में वापस आ जाएं, इमरजेंसी में भी कोशिश की कि कांग्रेस में वापस आए वो। और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में वापस जाते तो नरसिंह राव से सीनियर व्यक्ति वही थे कांग्रेस में, उनसे सीनियर कोई और कांग्रेस में नहीं था। पर वो कांग्रेस में नहीं लौटे। फिर इसके बाद उन्होंने भारत यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर के और दिल्ली तक, और देश के कई हिस्सों में वो जिन 5 मुद्दों पर की, पानी से लेकर के, जंगल से लेकर के, और जो 4-5 मुद्दे थे, शिक्षा, पर्यावरण, वो आज देख रहे हैं जीवन के कैसे, उसमें से 4 मुद्दे कम से कम नीति आयोग ने मान ली है कि जीवन के, समाज के अस्तित्व के लिए सबसे अहम सवाल है। और अपने जीते जी वो जब जनता दल में रहे तब भी कहा कि वीपी सिंह कोई छुपा करके बात नहीं, प्रधानमंत्री पद का चयन जिस रूप में हुआ ये पूरा इतिहास जानता है कि किस तरह देवीलाल का चयन हुआ। देवीलाल ने कह दिया, जबकि चंद्रशेखर के किसी व्यक्ति को जनता दल ने टिकट नहीं दिया था। चंद्रशेखर ने सिर्फ कहा था कि मैं लोकतांत्रिक प्रतीक के रूप में खड़ा होना चाहता हूं, ताकि मैं ये बता सकूं, ये दर्ज न है कि मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व पर यकीन नहीं करता। ये परिवर्तन का आधार नहीं देश में बना सकते, यह बात दर्ज होनी चाहिए, इसके लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं उनसे। लेकिन यह डर पैदा हो गया कि जो व्यक्ति इंदिरा जी को भी चुनाव में शिकस्त दे सकता था, भले ही उसके सांसद 2 ही 4 जीत करके आए हो, लेकिन पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए षड्यंत्र किस रूप में लोकतंत्र में हुआ, वो विश्वनाथ प्रताप जी नैतिक सत्ता के प्रतीक के रूप में आए थे, वो षड्यंत्र के द्वारा प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खुद भी कबूला है राम बहादुर राय की पुस्तक में, जब उन्होंने पूछा कि आपका प्रधानमंत्री पद का चयन क्या लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्थिति हुई थी। तो ये चंद्रशेखर की शख्सियत थी। वह जनता दल में रहते हुए भी जिन मुद्दों पर सहमत नहीं थे साफ बात करते रहे, और भारत यात्रा ट्रस्ट बनाया उन दिनों, सारे अखबार उनके खिलाफ लिखते थे। अखबार इतनी संपत्ति देश में 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की जमा कर लिया, क्योंकि ये सारे अखबार किसी खास मकसद से उनके खिलाफ कैंपेन में थे। लेकिन कभी उन्होंने सफाई नहीं दी। जब वो नहीं रहे तो लोगों ने देखा कि किसी ट्रस्ट में अपने परिवार के किसी आदमी को नहीं रखा। हर ट्रस्ट में लोकल लोग जो थे वही उसके इंचार्ज हैं। कोई ट्रस्ट अपने साथ अपनी जमीन नहीं रखा, न जीते कि अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रस्ट का मेंबर बनाया। जब वो नहीं रहे दुनिया में, तब उनके बेटे को राजी किया, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा, तो पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के। तो समाजवाद सिर्फ उन्होंने बात से नहीं, अपने जीवन में आदर्श से जिया। उनको मंत्री बनने का मौका कई बार इंदिरा जी के समय आया। जब जनता पार्टी का विभाजन हो गया तो इंदिरा जी ने पहला प्रस्ताव उनको भेजा कि चंद्रशेखर आप प्रधानमंत्री बनिए, हम लोग समर्थन करेंगे। उन्होंने मना किया। मोरारजी की कैबिनेट में प्रस्ताव था कि आप मिनिस्टर बने, उन्होंने मना किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो सब कुछ देने को तैयार थे कि हमारे मंत्रिमंडल में आ जाएं। उन्होंने साफ कहा कि मैं जिन प्रधानमंत्रियों की नीति से सहमत नहीं हूं, जिन पर यकीन नहीं है, उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य कैसे बन सकता हूं अगर मुझे अपने नेता पर भरोसा नहीं है। मुझे उनसे वैचारिक मतभेद है, इसलिए मैं अपने सिद्धांतों के तहत मंत्री नहीं बना। वो सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले देश में वह प्रधानमंत्री डायरेक्ट बने कांग्रेस के सहयोग से, इसकी बहुत आलोचना भी होती है, और उसकी अपनी वजह थी उनकी दृष्टि में। और प्रधानमंत्री बने तो क्या किया, इस देश को दिवालिया होने से बचाया। जिस देश को दिवालिया बनाने के कगार पर कांग्रेस और विश्वनाथ प्रताप सिंह पहुंचा चुके थे, ये उनका दायित्व था मॉरल कि वो देश को बचाए, पर वो भाग गए मैदान छोड़कर। उसको बचाया चंद्रशेखर ने अपनी जिंदगी की राजनीति को दांव पर लगाकर कि नहीं, देश बचेगा तब देश आगे बढ़ेगा। आज
उदारीकरण के बाद देश की प्रगति का जो लोग बखान करते हैं, उसमें अनेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर ने ये साहस नहीं किया होता तो ये देश दिवालिया हो चुका। अयोध्या प्रसंग, उनकी सरकार इसीलिए गई कि अयोध्या प्रसंग को हल करने के कगार पर वो ला चुके थे। इस तरह तमिलनाडु में आपको असम में खास तौर से याद होगा, वहां उग्रवादियों का मामला हो, वहां चुनाव कराया, उसको टैकल किया। कश्मीर का प्रॉब्लम था, उसको टैकल किया। कम समय में नवाज शरीफ से उनके बड़े अच्छे रिश्ते बन गए थे। और दरअसल सरकार उनकी बहाना बनाया गया कि दो सिपाहियों की जासूसी हो रही थी। असल घटना क्या थी, जैसे वह प्रधानमंत्री के रूप में, बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री के रूप में कम समय में नजर आने लगे थे और लोगों को आशंका हो गई कि इनमें क्षमता है कि ये देश के बड़े नेता के रूप में उभर कर स्थापित हो सकते हैं। और ब्रिटेन के अखबारों ने लिखा असल खतरा ये था, इसलिए न उनको बजट बनाने दिया गया। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, वेंकट रमन जैसे राष्ट्रपति ने लिखा है कि समय मिला होता तो देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्रियों में चंद्रशेखर होते। प्रणब मुखर्जी जी ने जो बात अपने संस्मरण लिखा, उसमें उन्होंने लिखा, मुचकुंद दुबे फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त, उन्होंने लिखा है। एसके मिश्रा जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने जीवन भर दूसरे लोगों के रिजर्व में काम किया, उनसे कोई परिचय भी नहीं था, योग्यता के आधार पर उन्हें चुना, उन्होंने अपना संस्मरण लिखा। उसमें कारण बताकर किया है कि देश में इतना डिसिसिव और इतना निर्णय लेने वाला और व्यवहारिक रूप से लोगों से संपर्क रखने वाला दूसरा व्यक्ति मैं नहीं देखा। वह और कुछ ही रह गए होते, देश की तकदीर बदल गई होती। ऐसी बात अनेक, एम.के. नारायणन जो देश के आपके याद है कि सिक्योरिटी एडवाइजर थे और बाद में राज्यपाल बने वेस्ट बंगाल के, उन्होंने लिखा है, जो उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, कि अगर आज पंजाब बच गया तो इसका श्रेय उन्होंने दो लोगों को दिया, राजीव गांधी और चंद्रशेखर को। कहा चंद्रशेखर की प्रैक्टिकल बुद्धि नहीं होती, और उस वक्त चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, और कैसे उन्होंने देश को भारी संकटों से कम समय में निकाला। और वो संकट ऐसे थे जो पिछले आजादी के बाद से वैसे संकट उतने वर्षों में नहीं आए जो एक साथ 4 महीने में वो संकट आए। तो इन संकटों को निपटते हुए वो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री बन रहे थे, इसलिए उनकी सरकार गिराई गई। और सरकार गिराने का कारण बड़ा पेटी कारण था, जो बताया गया कि 2 सिपाही जासूसी कर रहे थे। वो एक राजस्थान कैडर का अधिकारी, हरियाणा के रहने वाला, जो दिल्ली में पोस्टेड था, जो हरियाणा के रहने वाले थे, डेपुटेशन पर आए थे, उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाए, इसलिए वो खबर कराते रहते थे आपके हरियाणा की सरकार को कि कौन आज मिला, कांग्रेस में गया आया। असल कारण था कि एक आईपीएस अफसर अपनी पोस्टिंग के लिए काम कर रहा था, इस आधार पर वो सरकार गई थी। अंदर की कथा ये है। इस तरह चंद्रशेखर हमेशा कहते थे कि जीवन में 90% मानवीय संबंध है, इसलिए हर राजनीतिक दल के लोगों से उनका बड़ा आत्मीय संबंध था। 10% पॉलिटिक्स होती है या 5% पॉलिटिक्स होती है। जब वो अलग हुए तो पहले आदमी थे 91 में, जब उदारीकरण हो रहा था तो उन्होंने विरोध किया और पार्लियामेंट की फ्लोर पर कहा कि बाजार और करुणा में रिश्ता नहीं होता। 2 वर्ल्ड वॉर बाजार के कारण हो चुके हैं। भारत बुद्ध का, गांधी का देश है, यह बाजार का देश नहीं। बाजार स्पर्धा लाता है और जीवन में स्पर्धा उस रूप में अगर चला जाए जहां मानवीय संवेदना खत्म हो जाए तो समाज टिक नहीं सकता। आज दुनिया इसको फेस कर रही है। इसलिए चंद्रशेखर के अंत का जो प्रश्न था वो ऐसा ही था जैसे वह जीवन में थे। अंत में भी उन्होंने इस उदारीकरण की नीति के खिलाफ भारत की चौतरफा यात्रा की, मोटर यात्रा की, जहां जहां गए इस नीति के खिलाफ बोला, यह जानते हुए कि लोग इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि आज लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन उदारीकरण की नीति ये कहां ले जाएगा, ये आज दुनिया इस पर डिबेट कर रही है बड़ी, पिछले 5-7 वर्षों से। यह एक अलग प्रसंग है। अंत में उनकी मौत कैंसर से हुई। और हमारे अंग्रेजी वाली पुस्तक में नहीं है, हिंदी वाला जो मैं कर रहा हूं उसको विस्तार से कई चीजें नई आ रही हैं।
उसमें उस डॉक्टर से संपर्क हो गया जिस व्यक्ति ने उन्हें सबसे पहले बताया था कि कैंसर है। वो उन्होंने लिखा है, दिल्ली के डॉक्टर है, हौज खास में उनका ये जो वो करते इमेज, बॉडी का अंदर के जो ऑर्गन्स की इमेज निकालते हैं लोग अल्ट्रासाउंड, और उससे वो उनका काम है। तो कहा कि जब आए वो तो हर बार मेरे यहाँ ही कोई प्रॉब्लम होती थी, दिखाने आते थे, तो मैं बड़े सम्मान से उन्हें खुद ले जाता था, करता था, और वो बस साफ फेस से पूछ लेते थे कि भाई क्या है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। कहा कि मैं उस दिन जैसे करना शुरू हुआ तो देखा रीढ़ की हड्डी में तो ये कैंसर है। कहा कि मैं, मेरे हाथ थम गए, मैं 2 मिनट के लिए रुक गया कि मैं क्या देख रहा हूं। पर मैं करता रहा। जब कर लिया तो मुझे मालूम था कि हर बार की तरह चंद्रशेखर आकर मेरे कमरे में बैठेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि डॉक्टर साहब आए और बताएं क्या स्थिति है। मैं उन्हें फेस करने में हिचक रहा था। पर जब देर हुई तो उन्होंने बुलाया कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, बुलाए तो मैं आया। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः देखना होगा, मैं बता सकता हूं। मैंने टालने की कोशिश की, मैं उनको फेस नहीं कर पा रहा था। कहा कि नहीं बताओ क्या है डॉक्टर। तो उनसे उनके संबंध थे। कहा कि बहुत आत्मीयता से हमेशा मिलते थे, कॉफी पीते थे मेरे साथ, बहुत मैंने कम देखा जीवन में। तो उस दिन भी वो उसी स्नेह से बात कर रहे थे, पर उनको लग गया कहीं कि कोई बात मैं टाल रहा हूं। तो मेरी आंखों में आंख रखकर पूछा, डॉक्टर बोलो क्या है। कहा कि इस बार मैं टाल नहीं सका। मैं कहा सर ये स्थिति है। फिर पूछा कि भाई किस स्टेज का? कहा 4th स्टेज का है। कहा कि मैंने देखा है लोगों को सिर्फ कैंसर कहते हुए वो लोग कोलैप्स कर जाते हैं, पर उन पर जरा भी असर नहीं था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और कॉफी पिए, फिर आराम से जैसे जा सकते थे वो गए। वो विवरण ऐसा डॉक्टर ने लिखा, इतना मार्मिक, मैं तो बहुत संक्षेप में आपसे कह रहा हूं कि बचपन में हम सब लोगों ने युवा दिनों में जो फिल्में देखी, सफर, आनंद या मिली, तो यकीन नहीं होता था कि व्यक्ति जो मौत को फेस करता हो इस रूप में फेस कर सकता है। और जिस डॉक्टर ने लिखा, जब उनको पहली खबर दी और वो अंत तक ऐसे ही रहे, तो इस रूप में अपनी जिंदगी शुरू की जिन सिद्धांतों से, उन्हीं सिद्धांतों को जीते हुए अंत तक उस पर टिके रहे। ये विवाद हो सकता है कि वो सिद्धांत गलत थे या सही थे, लेकिन कम लोग, उंगलियों पर गिनने वाले लोग देश में मिलेंगे पिछले 100 वर्षों में जो जिन नीतियों से, सिद्धांत से अपने जीवन को शुरू किया, उन्हीं पर अंत तक टिके रहे। चंद्रशेखर उन्हीं लोगों में थे, जैसा जीवन जिया उसी रूप में मौत का सामना किया। धन्यवाद। मैं बहुत संक्षेप में जो कुछ कह सकता था आपसे मैंने चर्चा की। बहुत आभार। अगर कोई सवाल हो तो जरूर हमें बातचीत करने में रुचि हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा विश्लेषण दिया चंद्रशेखर जी के राजनीतिक और सामाजिक जिंदगी का। कुछ अपने किताब से भी आपने चंद हिस्सों को प्रस्तुत किया हमारे छात्रों और अध्यापकों के समक्ष। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में भी, बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और इसके साथ मैं फोरम को ओपन करना चाहूंगा। कोई भी आप लोग के मन में सवाल हो सर से पूछने के लिए आज के इस विषय पर, आप सर से पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं सवाल, और शुभम जो है वो सवाल पढ़ के सर को सुनाएंगे। सर मैं शुरुआत करना चाहूंगा थोड़ा लिबर्टी लेते हुए, क्योंकि जो सवाल हो सिद्धार्थ जी आप सब पूछें, फ्रैंक। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह के समाजवाद की बात चंद्रशेखर जी करते थे और जिस तरह की बातों का उल्लेख आपने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में किया है इस किताब में, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम आज के समाजवाद के नेताओं को देखें जो समाजवाद की बात करते हैं, आज के नेताओं में और चंद्रशेखर जी में आपको क्या फर्क नजर आता है? और आज की छात्र राजनीति में और उनके समय की, और या फिर मैं कहूं आपके समय की छात्र राजनीति में क्या अंतर नजर आता है? मैं इसका उत्तर दूं? हाँ जी सर। सिद्धार्थ जी, आज समाजवाद का दर्शन रह नहीं गया। रह नहीं गया कहने का अर्थ कि हमारे जीवन का मकसद नहीं रह गया, खास तौर से 91 के बाद की दुनिया का।
इसके लिए मैं राजनीति को दोष नहीं दे रहा। पहले की राजनीति सिद्धार्थ जी आइडियोलॉजी बेस्ड थी। फ्रांस की क्रांति से लेकर भारत में गांधी के आने तक बीच में जितनी चीजें हैं, रूस की क्रांति या चीन की क्रांति या थर्ड वर्ल्ड की क्रांति या जो प्रवेशवाद था ब्रिटेन का, उससे जो देश मुक्त हुए, ये सब देखेंगे कि विचारों पर आधारित, उन विचारों से आप सहमत और असहमत हो सकते हैं। पूंजीवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, नक्सलवाद, आरएसएस की अपनी थिंकिंग, एक्सट्रीम लेफ्ट से लेकर एक्सट्रीम राइट, ये सारे बेस्ड थे आइडियोलॉजी पर। हम उन आइडियोलॉजी से सहमत और असहमत हो सकते हैं। उसी तरह समाजवाद भी था। 1991 के बाद जो उदारीकरण का दौर आया तो पूरी दुनिया में आइडियोलॉजी पीछे चली गई, मार्केट पहला हो गया। और इसकी आशंका बहुत पहले व्यक्त की थी गांधी ने नहीं। गांधी का तो लंबा करस्पॉन्डेंस है। भारत आजादी के बाद विकास के किस रास्ते पर चले, यह एस गोपाल ने जो सबसे ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी पंडित जी की लिखी है, उसमें गांधी जी के पत्र को उल्लेख किया जो 35-36 में गांधी जी ने लिखा। भाई तुम बताओ कि तुम भारत के विकास का क्या मॉडल चाहते हो, क्या सपना है तुम्हारे, उसमें गांव कहां है तुम्हारे केंद्र में, यह भाषा का सवाल कहां है। यही बात आजाद होते वक्त प्यारेलाल को उन्होंने कहा, और नेहरू जी से लंबा करस्पॉन्डेंस है, प्यारेलाल के लास्ट पेज में पुस्तक में दर्ज है। उनको भी छोड़ दीजिए। पंडित नेहरू के बारे में जो सबसे अच्छी बायोग्राफी राम गुहा भी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं, जिन्होंने लिखा था, जो थे पहले नेहरू जी के जमाने में, नेहरू जी के मित्र भी थे, उसमें भी उन्होंने लिखा, जो नेहरू जी के बड़े मित्र, कि नेहरू जी ने सबसे बड़ी भूल की आर्थिक विकास के गांधी के मॉडल को छोड़कर। उसमें उल्लेख है। अब गांधी का मॉडल क्या था नहीं था वो एक अलग बहस का विषय है, पर ये सारी राजनीति सिद्धांत पर आधारित थी, वाद पर आधारित थी। 1991 के बाद की दुनिया, जो एल्विन टॉफलर ने किताब लिखी थी, तब मैं लगभग नौकरी में आ गया था, बड़ी कम उम्र थी, मैं टाइम्स ग्रुप में बंबई धर्मी काम करने गया, तो किताब पहले पढ़ी थी, फ्यूचर शॉक। एल्विन टॉफलर ने पहले बताया कि दुनिया बदल कैसे रही, टेक्नोलॉजी कैसे चीजों को बदल देगी। तो इस दुनिया में 90 के बाद सिद्धार्थ जी टेक्नोलॉजी और कैपिटल हावी हो गए। पर दुनिया जब नए रास्ते पर आ रही थी तो गांधी और विनोबा के विरोध की बात जो मैंने उल्लेख किया वो तो भूल जाइए। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने विरोध किया था और अपनी असहमति दर्ज कराई थी वो जेके गैलब्रिथ थे, प्रोफेसर जेके गैलब्रिथ। जेके गैलब्रिथ अमेरिका के भारत में राजदूत थे, सबसे पॉपुलर राजदूतों में माने गए। उनकी बड़ी चर्चित इकोनॉमिस्ट थे, एफ्लुएंट सोसाइटी, एक बड़ी चर्चित उनकी पुस्तक भी है। पर उस वक्त अमेरिका में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो अमेरिका के विकास का जो नया मॉडल तैयार हो रहा था, उस वक्त वो अमेरिका में वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। तो प्रस्ताव आया कि मास प्रोडक्शन, न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद उसमें मास प्रोडक्शन का दौर शुरू हुआ। तो उस फाइल पर उन्होंने लिखा कि मास प्रोडक्शन के दौर में मत जाओ, अगर मास प्रोडक्शन एरा में जाते हो तो इसके लिए बड़ा मार्केट आपको बनाना होगा, मॉल्स बनेंगे, इसका कंजम्पशन लोगों में अधिक से अधिक हो, इसके लिए लोगों के अंदर इच्छा पैदा करनी पड़ेगी कि लोग करो। ये डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, ये दुनिया को तबाह कर देगा। उस वक्त जेके गैलब्रिथ ने अपनी फाइल में दर्ज किया। मैं बात नहीं कर रहा हूं गांधी की और बाकी लोगों की जिन्होंने वार्न किया इस रास्ते पर विकास के मत जाओ। उस रास्ते पर चलकर दुनिया कहां पहुंची, ओवररूल किया गया, जिसके बारे में 2-2.5-3 वर्ष हुए होंगे स्टीफन हॉकिंग को मरे हुए। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के सबसे बड़े दुनिया के साइंटिस्ट रहे। अगर लेमैन के रूप में मुझे कहने की इजाजत दे तो हमारे समय के आइंस्टीन। उनकी जो अंतिम पुस्तक है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन, शायद यही नाम है, उसमें कहा है कि 4-5 खतरे दुनिया में बहुत बड़े हैं, अगर इनसे इंसान बचने का रास्ता निकाल ले तो ही दुनिया ये धरती टिकी रह सकती है। 3 वर्ष पहले लगभग पुस्तक आई, 3 वर्ष पहले लगभग गुजरे। पहला खतरा उसमें जो बनाया, मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, पहला दूसरा नंबर एक पुस्तक में जैसा वैसा नहीं,
आज इन्वायरमेंट की हालत क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरा कहा कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, तीसरा कहा पॉपुलेशन। अगर धरती पर 800 करोड़ लोग हो गए हैं आज और 200 करोड़ रहने की क्षमता है, तो मार्कस ने बहुत पहले वार्न किया था। आज लोग मार्कस की कोरोना वायरस संकट में दोबारा पढ़ रहे हैं। फिर कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये टेक्नोलॉजी, पुस्तक में उन्होंने वार्न किया कि ये सब जो हर आदमी निजी 4-4 कार रख रहा है, ये सब खत्म करो, पैदल चलो, साइकिल से चलो, नहीं तो दुनिया ये नहीं रहने वाली। और बायोकेमिकल आर्म्स, जिसके बारे में बहुत दुनिया में कई नोबेल लॉरेट्स का बयान भी सर्कुलेट हो रहा है, मुझे नहीं मालूम को सोशल मीडिया का कितना सही है या गलत, कि ये जो वायरस है, ये वायरस कोरोना वायरस के मैनमेड वायरस है, आर्टिफिशियल वायरस है। मैं उसकी प्रामाणिकता नहीं जानता, मैं जो बयान सोशल मीडिया में आ रहा है वो देख करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके बारे में वार्न किया है स्टीफन हॉकिंग, वो गांधीवादी नहीं थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सवालों का कहा कि कोई सॉल्यूशन आप टेक्नोलॉजी से रिश्ते के बारे में ह्यूमन काइंड तलाश ले, नहीं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ये सारे इश्यूज बदल गए हैं, माइंडसेट बदल गए हैं, दुनिया आइडियोलॉजी की राजनीति से हट चुकी है। इसलिए आज समाजवाद नहीं, लोगों के अंदर तो भूख है ना भाई। चीन ने नारा दिया कम्युनिस्ट देश, टू बी रिच इज टू बी ग्लोरियस। हाँ, यही था ना कि संपत्तिवान होना, धनवान होना, ये शानदार चीज है। जिसने बुर्जुआ को खत्म करने की बात की और अपने करोड़ों लोगों को वर्ग संघर्ष में खत्म भी किया, ऐसा लोग कहते हैं। जहां प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा का राज आएगा, वहां रिच होने को, संपत्तिवान होने को, धनवान होने को ग्लोरियस कहा गया। तो दुनिया में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का 90 के बाद नारा आ गया, मार्केट ही सब कुछ है, हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर गया। तो इस दौर की चाहे पॉलिटिक्स हो या यूथ पॉलिटिक्स हो, दोनों बिल्कुल अलग चले गए। अब आज हमें एहसास हो रहा है, इसलिए हमारी पॉलिटिक्स में बड़े सेम लोग आज भी हैं जो बात कर रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत उस रास्ता पर चले जिसके बारे में गांधी ने कहा था, प्रकृति से हम अपना रिश्ता ढूंढे। यह आज जब दुनिया में कोरोना वायरस हो गया, तब दुनिया के लोगों को ध्यान आ रहा है। दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स, टॉप इन्वायरमेंटलिस्ट लगातार कह रहे हैं कि प्रकृति से डिविएट होने की कीमत हम चुका रहे हैं। तो इस एरा की राजनीति और उस एरा की राजनीति में एक बुनियादी फर्क आ गया है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए यह फर्क भी दिखता है। जी सर, जब हम पॉलिटिकल कन्विक्शन की बात करते हैं, राजनीतिक कन्विक्शन की बात करते हैं, आज के दौर के कौन से नेता में आपको ये पॉलिटिकल कन्विक्शन बहुत करीब नजर आता है? आज के ऐसे कौन से नेता हैं जो आपको लगता है कि अपने पॉलिटिकल कन्विक्शन और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से बहुत करीबी जुड़े हुए हैं? देखिए, दो तरह के लोग हाल तक पॉलिटिकल कन्विक्शन में कह सकते हैं कि वो अपने आदर्शों के अनुसार चलने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि वहां भी चीजें कमजोर हो रही हैं इस इन्वायरमेंट के असर से। एक तो एक्सट्रीम लेफ्ट, आप उसे सहमत हो असहमत हो अलग है। दूसरा एक्सट्रीम राइट, यानी हमारे कई लोग कहते थे कि भाई चाहे आरएसएस हो चाहे लेफ्ट नक्सल ग्रुप जो हो, पर वो अपने सिद्धांत पर चलने की कोशिश करते थे। आप उनके सिद्धांत से सहमत असहमत हो सकते हैं। आज वो भी बहुत कमजोरियों में घिर गए हैं, जैसे नक्सल्स बहुत सारे उनके यहाँ फैक्शंस हो गए हैं। अब वो राइजन इकट्ठा करने के माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं देश में, ये सब जग जाहिर है। पर जब उनकी शुरुआत हुई थी तो वहां भी गांधीवादी नक्सल माने जाते थे। एक देश में दौर था जब कम्युनिस्ट लोगों में भी, चाहे संघ के लोगों में भी, आरएसएस में भी गांधीवादी तौर तरीके से रहने वाले, उस बहुत सादगी से, बहुत कम खर्च में समाज के लिए जीने वाले ऐसे लोग होते थे। तो यह वे ऑफ लिविंग जो गांधीयन था, ये इन समूहों में पहले था। लेकिन आज जैसे आप स्पष्ट रूप से अगर यह देखना चाहें तो कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने अपने दलों में, कुछ एक लोग हैं जो अपने कन्विक्शन के साथ आज भी बहुत चलने की कोशिश अपने जो उनकी मूल मान्यता रही उसके अनुसार करते हैं। जी जी।
सर, एक और सवाल मेरे मन में ये जो उमड़ रहा है ये है कि जब हम गांधी के विचारों को लेकर बात करते हैं, जिससे चंद्रशेखर जी भी खासा प्रेरित थे और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी उसकी काफी छाप देखने को मिलती है, जो वो कहते हैं मीन्स और एंड के बीच में जो रिलेशन है, और आपने अपने किसी इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन रूप से ये बताया, तो मैं चाहूंगा कि ये छात्रों के साथ भी आप शेयर करें कि मैकाइवली के मीन्स और एंड और गांधी के मीन्स और एंड में कितना जमीन आसमान का अंतर है, और आज उसका क्या रेलेवेंस है जब हम प्रकृति का ऐसा महामारी का प्रकोप देख रहे हैं और आर्थिक और सामाजिक उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं उस दौर में। एक तो आपने गांधी का नाम लिया, दूसरा मैकाइवली सर। हाँ हाँ सर, ऐसा है कि सिद्धार्थ जी, मैकियावेली ने जो प्रिंस किताब लेकर के पश्चिम को अपना दर्शन दिया, उसका मूल एक सार अगर कहें तो क्या था, वो यही था कि अपने जीवन में मकसद पाने के लिए चाहे जो आशा अपनाना हो, हत्या करना हो, षड्यंत्र करना हो, चोरी करना हो, जो भी गलत रास्ता अपनाना हो अपनाओ, पर एक बार मकसद पालो। मकसद पाकर फिर दुनिया को तुम अपने अनुसार चलाओ। अब मैं बिल्कुल एक लेमैन के रूप में मैकियावेली के दर्शन को आपके सामने बता रहा हूं। यही प्रिंस का एक निचोड़ है। हत्या, षड्यंत्र, झूठ, फरेब, जाल, किसी भी रास्ते से अपने मकसद तक पहुंच जाओ, बाकी लोग इस रास्ते चलते रहे। हमारे कम्युनिस्ट लोग भी चले, रूस में या दुनिया के दूसरे देशों में क्या हश्र हुआ, कहीं भी जो मंजिल और मकसद था साम्यवाद का, वो साकार हो सका। रूस बिखर गया, पोलैंड खत्म हो गया, चेकोस्लोवाकिया की व्यवस्था गई, पूर्वी जर्मनी की गई, चीन मार्केट इकोनॉमी पर आ गया। टू बी रिच इज टू बी ग्लोरियस, ऐसा कुछ नारा है, वो मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं, वो नारा उनको लगाना पड़ा। पर अकेले गांधी हुए ह्यूमन हिस्ट्री में जिन्होंने कहा नहीं, अगर जीवन में अच्छा साध्य है, आपका अच्छा एंड है, अच्छा मकसद है, अच्छा लक्ष्य है, तो उसके लिए पवित्र रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। उसके लिए यानी पवित्र मंजिल पर पहुंचने के लिए अपवित्र और षड्यंत्र के रास्तों से आप मकसद पा नहीं सकते। ये गांधी का कथन। इसलिए गांधी ने जो भी जीवन में किया साफ कहकर किया। अगर वो चौड़ी चौड़ा गोलीकांड से असहमत हो गए तो सारा देश उनके खिलाफ हो गया, कहा कि नहीं यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। पूरा देश उस वक्त देखिए उनके खिलाफ था, जितने कांग्रेस के चोटी के नेता थे सब खिलाफ। गांधी ने कहा नहीं, हम हिंसा के रास्ते नहीं जाए। हम डिबेट कर सकते हैं कि वो रास्ता सही था या गलत था, पर लॉन्ग टर्म ह्यूमन हिस्ट्री में परिवर्तन के लिए गांधी ने रास्ता दिखाया, और जिसे लोहिया ने कहा बाद में कथनी और करनी में एक का, यानी हम राजनीतिक दलों में घोषणा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। कहा कि इस फर्क को जब तक आप खत्म नहीं करिएगा, दोनों में एकता नहीं होगी, तब तक समाज जिस मंजिल पर आप ले जाना चाहते हैं वो हो नहीं सकता। निजी जीवन में भी आप देखें, निजी जीवन में भी कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं और उसको गलत रास्ते आप करना चाहेंगे, हमारे ऋषियों ने कहा यह संभव नहीं है। मैं उपनिषदों के उन बाकी चीजों के अंश में नहीं जाना चाहता कि उनके क्या संदेश है, पर वहां पर्याप्त चीजें लिखी हुई हैं। इसलिए साधन और साध्य का सवाल, गांधी और मैकियावेली का सवाल, यह दुनिया के लिए बड़ा अहम है, समाज के लिए है, राजनीति के लिए और व्यक्ति के जीवन के लिए, और आज की परिस्थिति में तो और भी महत्वपूर्ण है। जी सर, इसी के साथ मैं कुछ सवाल हमारे पार्टिसिपेंट से भी लेना चाहूंगा। शुभम, कैन यू जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस फॉर सर? यस सर, यस सर, हिंदी में। यस। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते शुभम जी। जी हमारा पहला सवाल जो है वो नवनीत आनंद ने पूछा है। वो लॉ सेमेस्टर 2 के छात्र है। उन्हें ये जानना था कि आपके नजरिए में श्री चंद्रशेखर जी ने मीडिया के साथ
उस समय में किस तरह के रिलेशंस रखे थे। और जो दूसरा भाग है इस सवाल का, नवनीत कहते हैं कि चंद्रशेखर जी जो है वो वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर जी वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट थे। तो नवनीत ये जानना चाहते हैं कि आपके विचार क्या है कि जब वीआईपी स्टेटस जो है उसे मिसयूज किया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो नवनीत जानना चाहते हैं कि आपके वीआईपी स्टेटस के मिसयूज पर क्या विचार है। नवनीत जी के दो सवाल है ना। हाँ जी सर। जी सर, जी सर। पहला, चंद्रशेखर जी का मीडिया से रिश्ता। उस दौर के जो राजनीतिज्ञ थे वो मीडिया की देन नहीं थे। आज और उस वक्त में एक बड़ा फर्क है कि मीडिया इन लोगों के पीछे होती थी खबर के लिए, क्योंकि ये मीडिया के बल राजनीति नहीं करते थे, अपने सिद्धांतों और आदर्शों की बात के कारण राजनीति करते थे और उन आदर्शों से मीडिया अपने लिए तलाश करती थी। चंद्रशेखर ने युवा तुर्क के रूप में जितने सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनीतिक सवाल उठाए, बुनियादी आर्थिक ढांचे में सवाल उठाए, तो मीडिया ने उनको युवा तुर्क की उपाधि दी। उनके पीछे मीडिया लगी है। तो मीडिया के बल ये लोग राजनीति शुरू नहीं करते थे। बाद में मीडिया की पसंद कोई और हो गया, पूरी मीडिया उनके खिलाफ लग गई, तब भी मीडिया से कहने नहीं गए, तब भी मीडिया से उसी स्नेह से मिलते थे, बात करते थे, अपना पक्ष रखते थे। तो मीडिया तब नेता नहीं बनाता था। वो दौर था जब नेता के कारण मीडिया की पहचान बनती थी कि किसकी कौन सी खबर आई है, कौन नेता प्रोग्रेसिव। पूंजी की इतनी ताकत मीडिया में तब रिफ्लेक्ट नहीं थी। मीडिया में भी लोग जो थे वो सिद्धांतों आदर्शों के तहत पत्रकार बने हुए लोग थे। तब मीडिया घरानों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नारा नहीं था। तब स्पॉन्सर्ड फीचर्स या पेड न्यूज का दौर तो सुनने में नहीं आता था जो आज है। तो चंद्रशेखर वगैरह जैसे लोग थे, मीडिया को हमेशा महत्व दिया, एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में, समाज से संवाद कायम करने के रूप में। पर मीडिया को कभी कैटर करके उसको अच्छे स्पिरिट में रह करके जैसा आज लोग करने की कोशिश करते हैं, वह दौर ही अलग था मीडिया में। और मीडिया में भी ऐसे लोग नहीं थे। दूसरा आपने पूछा वीआईपी स्टेटस का दुरुपयोग। चंद्रशेखर जी के समय तक भी बहुत कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और पहले यहां भी मैं पत्रकार के रूप में खुद बड़ा विरोध में रहा हूं वीआईपी कल्चर का, और इसका बड़ा दुरुपयोग होता रहा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन बात की जो स्थिति बन गई है देश में, खासतौर से प्रधानमंत्री की हत्या के बाद, दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हो जाए, और जब जो आपके बड़े नेता हैं वो दुनिया के सबसे थ्रेटेंड लोग हों, इन पर दुनिया का सबसे अधिक खतरा हो, तो उस स्थिति में सुरक्षा की व्यवस्था तो आपको व्यवस्था को करनी ही पड़ेगी कारगर और चुस्त, पर उसका दुरुपयोग ना हो। इस सरकार ने कम से कम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये वीआईपी कल्चर कितना कम हो सके इस पर काफी जोर दिया है, प्रभाव डाला है, इसको कम करने की कोशिश की है, जो इसके सिंबल्स हैं उनको हटाने की कोशिश की है। लेकिन बड़े टॉप लेवल्स पर यह आज समाज की जरूरत बढ़ गई, जिस तरह से दुनिया में आतंकवाद से लेकर कई तरह की चीजें आज सामने चुनौती के रूप में दिखाई दे रही। जी सर। शुभम, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, अगला सवाल है रूपल श्रीमल का। ये भी लॉ सेमेस्टर 4 की छात्रा है। इन्हें ये जानना है कि श्री चंद्रशेखर जी की जेल डायरी का कोई ऐसा किस्सा जो युवा पीढ़ी के लिए एक सबक हो सकता है। कई चीजें हैं, वो तो पूरा मतलब मैं ये कहूं रूपेश जी को कि अगर आप पढ़ना शुरू करें तो उसको छोड़ नहीं सकते। और इस रूप में मैं आपको सुझाव दूंगा कि वो कहीं मिल सके। वो राज्यपाल ने छापा था, नहीं राज्यपाल नहीं, राजकमल ने उसको छापा है। ये 2002 के आसपास छपा था, 2 खंडों में। पहले दिन की गिरफ्तारी से ही वो लिखते हैं कैसे कि
जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल ले जाया जा रहा था, तो इन लोगों को हराने के लिए उन्होंने सबसे अधिक काम किया, इंदिरा जी को जिताने के लिए उस वक्त 71 के चुनाव में काम किया था। तो किस तरह सबसे अधिक नारे, साथ में मोरारजी थे, साथ में सारे बड़े नेता थे, लेकिन चंद्रशेखर के लिए लग रहे थे, तो कैसे उनका दिल भराया शुरुआती वहां से वो करते हैं। उसके बाद बीच में अनेक प्रसंग हैं, और कैसे इंदिरा जी ने किसी को भेजा, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को, उनको कांग्रेस में वापस लाने का। उस व्यक्ति ने अपरोक्ष रूप से धमकी भी दी, तो जीवन भर जेल में रहना होगा, तो कहा हाँ जीवन भर जेल में रहने को तैयार हूं। उसमें उल्लेख है किस तरह से वो पढ़ते थे। मैंने दोस्तोवस्की से लेकर दुनिया के टॉप जो उपन्यास लिखने वाले, साहित्य लिखने वाले, कविता लिखने वाले लोग रहे हैं, उन सबको कैसे जेल के दिनों में उन्होंने पढ़ा, उससे क्या सीखा, उसका उल्लेख है उसमें। फिर कैसे जेल से रिहाई के ठीक एक दिन पहले एक कैदी जो उनके बगल में रहते थे वो आए, उनको फांसी की सजा हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने सपना देखा है कल आप रिहा होने वाले हैं। तो कहा कि अरे कहीं दूर दूर तक उन्हें, तुमको क्या तुम एस्ट्रोलॉजर हो गए? कहा कि नहीं नहीं, मेरे सपने कभी झूठ नहीं होते, और आप लोगों का राज आने वाला है, इंदिरा जी हारने वाली हैं। इस तरह के अनेक प्रसंग हैं उसमें। और खुद का है कि कैसे मैं राजनीति में आया, और जब आचार्य नरेंद्र देव की मौत हुई तो कैसे मैं लखनऊ में बिल्कुल मेरे लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जब भारी भीड़ उनके सौ के पीछे जा रही थी, मैं कैसे थका हारा, जैसे मेरी जिंदगी वीरान हो गई, मेरे जीवन से रोशनी खत्म हो गई, ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन से चले गए। उसमें अनेक जगह उल्लेख है कैसे बिना खाए उन्हें पुराने उसमें रहना पड़ा, लेकिन क्या ताकत थी जो बल देती थी, किस तरह से जीवन को संकट की घड़ी में ताकत मिलती थी। अपनी माँ के बारे में बड़े मार्मिक संस्मरण है। माँ, पिता बहुत बचपन में उनके गुजर गए थे। माँ जब वो बीए में पढ़ रहे थे या इंटर में पढ़ने गए थे तो कॉलेरा से अचानक मर गई, और मरने के 2-3 दिनों के बाद उनको पता चला, तब गांव में ही व्यवस्था थी, गांव आए तो उसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। बड़े नेताओं का बड़ा मार्मिक वर्णन है कि सारे बड़े नेता जो आज कांग्रेस के हैं मुझसे क्या कहते थे और आज इस तरह वो काम कर रहे हैं। कई लोगों को उन्होंने मंत्री बनवाया था, उन मंत्रियों ने कैसे उनके बारे में बयान दिया, और कैसे वो मजाक में पहले कहा करते थे कि देखो इमरजेंसी जैसी स्थिति, इमरजेंसी एग्जैक्टली तो नहीं पर इंदिरा जी का अधिनायकत्व तो बढ़ रहा है, तो उस वक्त बड़े कांग्रेस के नेता कहते थे कि नहीं नहीं हम इसमें साथ नहीं देंगे। आज उन का क्या चरित्र है, बहुत खुल करके, लेकिन संकेत में उन्होंने सारी चीजों को कई जगहों पर लिखा है जिससे भारत की राजनीति का असल चरित्र मालूम होता। तो अपने निजी जीवन की प्रेरणा से लेकर इस सामाजिक बुनावट, राजनीतिक असलियत को समझने के लिए आप चाहे तो जरूर वो 2 खंड पुस्तक को कहीं मिले तो पढ़ें। जी शुभम। जी सर, हमारा अगला सवाल मृण्मयी सतनाम जी ने पूछा है। वो ये जानना चाहती हैं कि श्री चंद्रशेखर जी, वो चाहती है कि आप श्री चंद्रशेखर जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के का जो रिलेशनशिप था उस पर थोड़ी रोशनी डाले। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उनको इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे, और उसके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री पद से जब हटे, नरसिंह राव जी बने, तो संयोग की मनमोहन सिंह जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुए। तो एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है, उदारीकरण का जब प्रसंग आया तो चंद्रशेखर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नरसिंह राव की उदारीकरण की नीति का विरोध किया पार्लियामेंट में। उसके बाद किसी दिन मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में यह कहा कि नहीं, जापान से उदारीकरण का फला प्रस्ताव आपके जमाने में आया था। तो चंद्रशेखर जी ने तुरंत खड़ा होकर कहा कि अगर आप मेरे आर्थिक सलाहकार थे, अगर ये प्रस्ताव आया, मेरी स्मृति में तो नहीं है और आमतौर से मेरी स्मृति भी ठीक है,
लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, अगर मैंने ऐसी गलती की है तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगा, पर मैं इसको चेक करके बताऊंगा। अगले दिन जब वो पार्लियामेंट गए तो उसके पहले पता कर लिया अधिकारियों से, कहा कि नहीं, वह जापान से एक प्रपोजल आया था उदारीकरण के मामले में, और वो उसके अध्ययन के लिए चंद्रशेखर जी जब प्रस्ताव मनमोहन सिंह जी लाए थे तो चंद्रशेखर जी ने कहा इसकी वायबिलिटी का अध्ययन करा लें। तो चंद्रशेखर जी ने सिर्फ यही कहा था, उसकी कोई अनुमति नहीं दी थी। तो उन्होंने रात में मनमोहन सिंह को फोन किया कि मनमोहन सिंह, आप तो हमारे आर्थिक सलाहकार थे भाई, ये क्या आपने कहा, आपको तो मालूम है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का अध्ययन कराना और प्रस्ताव पर अनुमति देना दोनों में फर्क है। कहा हाँ, मुझे उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई। अब था कि संसद में चूंकि सवाल पूछा गया था, संसद में उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये अप्रिय स्थिति ना हो तो मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त जो शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे उनसे संपर्क किया। शिवराज पाटिल जी ने चंद्रशेखर जी को अपने कमरे में बुलाया, मनमोहन सिंह आए, चाय पिलाई और वहां मनमोहन सिंह ने खेद प्रकट किया। फिर भी पार्लियामेंट में किसी तीसरे सदस्य ने पूछ दिया था जिसमें यह पक्ष बताना पड़ा कि हाँ उनसे यह सूचना यह थी असल। तो चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह जी के रिश्ते उस रूप में चंद्रशेखर जी का सबसे बहुत अच्छा था, उनसे भी रहा। चंद्रशेखर जी के इलाज के लिए मनमोहन सिंह ने प्रस्ताव भेजा, पत्र भेजा कि भाई आप इलाज के लिए जाएं। चंद्रशेखर जी ने मना कर दिया कि मैं इलाज के लिए विदेश नहीं जाना चाहता। अंततः कैबिनेट ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह तय किया कि नहीं, चंद्रशेखर जी देश के महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्होंने अपने समय में बड़े काम किए हैं। मनमोहन सिंह ने भी माना कि भाई कम समय में जो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, बड़ी चुनौतियां थी, उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो ये रिश्ता चंद्रशेखर का राजनीति में सबसे बेहतर रहा और उनसे भी इसी रूप में उनका रिश्ता रहा। शुभम जी, अगला सवाल है दीपक हवलदार सर से। ये एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स के एक फैकल्टी हैं। ये जानना चाहते हैं कि जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने थे तो क्या उन्हें पता था कि थोड़े समय के बाद में इंदिरा जी जो है अपना जो समर्थन है वो उन्हें विड्रॉ कर लेंगी? क्या चंद्रशेखर जी को कुछ आइडिया था इस बात का? इंदिरा जी ने समर्थन नहीं दिया, इंदिरा जी तो राजीव गांधी ने समर्थन किया और राजीव गांधी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि कम से कम 1 साल सरकार चलेगी और चंद्रशेखर जी सहमत नहीं हो रहे थे। सर थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी सर थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। इस सवाल का अगर आप थोड़ा डिटेल में जवाब दें, मैं चाहता हूं आप उस वाक्य का उल्लेख करें जब चंद्रशेखर जी ने राजीव गांधी जी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए क्या कहा था, जिसका उल्लेख शायद आपने अपनी किताब में भी किया है। वो बहुत ही बढ़िया उल्लेख है, मैं चाहता हूं हमारे छात्र भी सुने उसके बारे में। जी सर। दरअसल चंद्रशेखर जी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी कोशिश थी कि जनता दल में विभाजन हो गया तो जनता दल नया नेता चुनने, जो वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया, पर वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तो जनता दल एक तरह से बट गया। जब बट गया तो देश में उस समय चुनाव का रास्ता था और देश का माहौल बड़ा खराब था। आपको याद होगा आरक्षण के नाम पर या अयोध्या के नाम पर पूरे देश में लगभग 400 से अधिक जिलों में कर्फ्यू था। भारी लोग आत्मदाह कर रहे थे, झगड़े बढ़ रहे थे, सांप्रदायिक तनाव भी था अयोध्या को लेकर, जातिगत मतभेद भी बढ़ा था, उग्रवाद के झगड़े अलग थे। तो देश के कुछ वरिष्ठ लोग चाहते थे कि नहीं, इस माहौल में चुनाव होगा तो समाज टूट जाएगा, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। इसके लिए बहुत लोगों ने काम किया, चंद्रशेखर को सहमति उनकी उन्हें तैयार कराया गया। कांग्रेस ने अपनी ओर से प्रस्ताव दिया। राजीव गांधी अपनी पहल से 2 बार उनसे मिले। चंद्रशेखर ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास नैतिक आधार नहीं है, मेरे पास बहुमत नहीं है, कांग्रेस के लोग भी इस सरकार में शामिल होंगे तब मैं सोचूंगा। उन्होंने प्रॉमिस किया कि कांग्रेस के लोग भी शामिल होंगे, पहले आप मंत्रिमंडल बना लें, उसके 1 महीने बाद। उसके बाद उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे वेंकट रमन जी, वन ऑफ द मोस्ट सीजन पॉलिटिशियन इन द कंट्री, उन्होंने जो अपना संस्मरण लिखा है, जरूर आप पढ़ना।
उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मुझे भी राजीव गांधी ने कम से कम भरोसा दिया कि 1 साल तो क्या बाकी पूरे पीरियड जो बचा हुआ है अभी पार्लियामेंट चुनाव का चंद्रशेखर जी रहेंगे, तब मैंने चंद्रशेखर जी को निमंत्रित किया सरकार बनाने। ये उस वक्त के प्रेसिडेंट कह रहे हैं जो अंततः कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो उस हालात में चंद्रशेखर ने लिखा है, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि चंद्रशेखर हमेशा रिवल रहे, क्यों प्रधानमंत्री उस वक्त बने। चंद्रशेखर ने कहा कि देश में आग लगी हुई थी तो मुझे लगा कि मैं इस आग पर पानी डालने का काम कम से कम कर सकता, पर मुझे इस बात का एहसास था कि कांग्रेस बहुत दिनों तक साथ नहीं देगी, क्योंकि वो लोग तो अंदर से चीजों को जानने वाले लोग थे। तो उन्होंने दायित्व संभाला और उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियां देश को कंगाली के किनारे ले गए राजीव गांधी जी और वीपी सिंह जी। जैसे शपथ ग्रहण का माहौल आया, शपथ ग्रहण उन्होंने किया, नेक्स्ट व्यक्ति उनसे मिलने वाले थे, वो कहे फाइनेंस सेक्रेटरी मैं मिलना चाहता हूं, देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। चंद्रशेखर ने पूछा तो भाई इसके लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? कहा कि नहीं सर, पहले के 2 प्रधानमंत्रियों ने कहा ये फाइल आगे रख दीजिए, कोई और आएगा तो देखेगा। मैं मानता हूं कि इस तरह का काम प्रधानमंत्री पद पर जो बैठकर लोग करते हैं, इससे बड़ा देश के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, इतना गैर जिम्मेदार काम नहीं हो सकता। किसी और का पाप चंद्रशेखर ने तय किया कि नहीं मुझे देश को बचाना। सत्ता में बैठने के 1 महीने के अंदर अयोध्या पर बात शुरू करवा दी और उस वक्त सारा प्रस्ताव तैयार हो गया था। उस पुस्तक में यह भी वर्णन है, बाद में उसको यशवंत सिन्हा ने कहा, उन्हें शरद पवार जी ने बताया था कि उन्होंने यह बात राजीव गांधी को बता दी कि अयोध्या पर अब तुरंत ऑर्डिनेंस आने वाला, बात हल हो गई। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, पर जब कांग्रेस ने यह कदम उठा लिया, कांग्रेस को यह एहसास नहीं था कि चंद्रशेखर या कोई प्रधानमंत्री पद छोड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस पैनिकी हो गई। तुरंत राजीव गांधी ने शरद पवार जी को बुलाया। शरद पवार जी की आत्मकथा में है, मैं गया चंद्रशेखर जी को राजी कर कि आप इस्तीफा वापस ले लें, कांग्रेस आपका इस्तीफा नहीं चाहती है। तो चंद्रशेखर जी ने बड़े नाराज होकर कहा कि जाओ कहना कि खुद राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री पद का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं। यह चंद्रशेखर का सवाल नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ मैं एक क्षण खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कहना कि चंद्रशेखर जो एक बार तय कर लेते हैं दोबारा उसको वापस नहीं जाते। मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे राष्ट्रपति अगर कांग्रेस के कहने पर, तो मैं आज फोन करके बाध्य करूंगा उनको इस्तीफा स्वीकार कर लेने की। पद के पीछे जाने वाले लोगों में नहीं। तो चंद्रशेखर इस रूप में जो आपने प्रश्न कहा, दीपक जी का मूल सवाल क्या था, मैं भूल गया। नौडी जरा फिर बताओगे? वो सवाल सर यही था क्या कि राजीव गांधी जी को पता था कि चंद्रशेखर जी रिजाइन कर जाएंगे और हाँ, उन्हें मालूम था। तो जिस दिन वो आप कई किताबें आप पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं जिसमें वो उसमें को है कि कैसे अंतिम क्षणों में यशवंत सिन्हा ने अपने आत्मसंस्मरण लिखा है, उसमें लिखा है ताजा कि कैसे अंतिम क्षणों में पार्लियामेंट में जब उनको लग गया कि चंद्रशेखर इस्तीफा दे सकते हैं तो चिट भेजने लगे और चंद्रशेखर ने चिट देखा, फाड़ के फेंक दिया और चले गए इस्तीफा देने। तो चंद्रशेखर को पता था कि ऐसी स्थितियों में मुझे कदम क्या उठाना है, क्योंकि उस व्यक्ति ने राजनीति में रहते हुए स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। स्वाभिमान पहले था, राजनीति बाद में उनके लिए। और इस बात पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो सर शायद नहीं बता रहे हैं कि उस दौरान सर मीडिया एडवाइजर थे, एडिशनल मीडिया एडवाइजर थे चंद्रशेखर जी के, और अखबार में काम करते हुए और पद की गरिमा को जानते हुए एडिशनल मीडिया एडवाइजर की, उन्होंने ये बात बाहर लीक नहीं होने दी कि चंद्रशेखर जी रिजाइन करने वाले हैं। इस बात का उल्लेख हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था जब उन्होंने सर को आमंत्रित किया था उपसभापति का पद ग्रहण करने के लिए। शुभम, आगे के सवाल बताएंगे? सर, how much time do we have with us? हाँ, Quite a few questions. सर कितना समय है हमारे पास आपके साथ जुड़े रहने के लिए? आप बताओ। हाँ सर बिल्कुल। और सर और सवाल है इसलिए। शुभम, यस।
यस सर। सर अगला सवाल डोलमा शर्मा ने पूछा है, ये बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 की छात्रा है। इन्हें जानना है कि श्री चंद्रशेखर जी ने वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स पर उनके जीवन में उन्होंने कुछ ऐसे अहम कदम उठाए थे। जैसे जनता पार्टी की सरकार बनी तो दो तरह से कह सकते हैं, कांग्रेस में जब नीतियां बन रही थी तो उसमें भी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए और सोशल एम्पावरमेंट के लिए जितने प्रोग्राम बने हैं उसमें चंद्रशेखर की सबसे अधिक अहम साझेदारी थी। और जनता पार्टी की जब सरकार बनी, वो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो अपनी राज्य सरकारों को इसी दिशा में कदम उठाने के लिए कई नीतियां जो बनी उसमें चंद्रशेखर का अहम रोल था। अगर उन्हें मौका मिला होता सत्ता की राजनीति में और लंबे समय तक काम करने का, तो वीमेन को और समाज के पीछे छूट गए लोगों को, गरीबों को कैसे सबसे अधिक अहम मौका समाज में मिले, इसके लिए हमेशा काम करने वाले लोगों में वो रहे। वह शुरू से समाजवादी विचार के थे, जहां औरत पुरुष एकता और बराबरी के सिद्धांत के अनुसार लोगों ने राजनीति की। जी शुभम, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। अगला सवाल अमन सैनी ने पूछा है, ये जानना चाहते हैं कि लाला लाजपत राय जी के दुखद मृत्यु के बाद में उनकी मृत्यु का क्या असर रहा चंद्रशेखर जी पर। चंद्रशेखर ने अपनी जेल डायरी में लिखा, इन सारे नेताओं के न रहने पर क्या उनको एहसास हुआ। महात्मा गांधी की हत्या के बाद या आजादी की लड़ाई के इन बड़े नेताओं के बाद, और लाला लाजपत राय के परिवार से ही किसी रूप में जुड़े थे हमारे देश के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी। और कृष्णकांत जी चंद्रशेखर के अभिन्न मित्रों में थे। जो यंग टर्क्स शुरू में कांग्रेस में बने, उसमें चंद्रशेखर मोहनधारिया का नाम, कृष्णकांत जी का नाम, लक्ष्मीकांतम्पा का नाम आंध्र प्रदेश से सबसे प्रमुख है। तो लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक हो या ऐसे लोग सिर्फ उनके लिए जीवन में महज एक नाम नहीं थे, बल्कि उनसे आदर्श ग्रहण करने वाले, उनकी स्मृतियों पर उनके आदर्शों को याद करके चलने वाले ये लोग। जी शुभम। जी अगला सवाल राजू अड़गेले ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी के जंक्शन कम्युनिस्ट और बहुजन समाज पार्टी के साथ किस प्रकार के संबंध थे, और आज के दौर में भारत को आगे ले जाने के लिए वे इन विचारधाराओं से को किस प्रकार देखते थे। दरअसल कम्युनिस्टों से उनका इस रूप में मत भिन्नता हुई जब उन्होंने मास एलिमिनेशन, वर्ग शत्रु सफाया का नारा 60s वगैरह में दिया। तो कहा कि जो लोग हत्या की राजनीति में विश्वास करते हैं, हत्या की राजनीति से कभी समाज में समता कायम नहीं हो सकती, क्योंकि हत्या करने वाले जब ताकतवर होंगे तो वो अपनी निरंकुशता स्थापित करेंगे। जब तक चंद्रशेखर जी सक्रिय थे, बहुजन समाजवादी पार्टी की राजनीति बहुत उफान पर नहीं थी, लेकिन पहले से ही अपनी राजनीति में आप उनके देखेंगे सबसे करीब के मित्रों में रामधन थे। रामधन उनके उसी वर्ग से आते थे जिसकी राजनीति बहुजन समाज करता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब रामधन जी का एडमिशन हो गया पढ़ने के लिए, तो उनको जगह नहीं मिल रही थी। चंद्रशेखर ने अपने हॉस्टल जिसमें वो पढ़ते थे हॉल एंड हॉल में कराया। खाने में परेशानी होने लगी उनको मेस में, तो अपनी थाली में खिलाते थे, साथ में खिलाया। तो ये जीवन में अपने आदर्शों को जीने वाले लोग थे, और ये जाति विहीन समाज बनाने के लिए सपना देखने वाले लोग थे। हिंसा की राजनीति पे विश्वास करने वाले लोग नहीं। जी सर। सर अगला सवाल वापस नवनीत आनंद का एक सवाल है, वो है कि जो आपकी बुक का जो टाइटल है चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, क्या आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर जी जैसा कोई राजनेता, कोई ऐसा नेता हम अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में हम देख पाएंगे या नहीं? नहीं, ऐसा समय देखिए हमेशा लोगों को खड़ा करता है। चंद्रशेखर से भी बड़े लोग होंगे, इतिहास लिखेंगे। चंद्रशेखर कहा करते थे
उनका एक कोट मैंने किताब में दिया है, कहते थे कि बुद्ध मिले। मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम आज अभी एक आखिरी सवाल लेंगे, बिकॉज हम जान रहे हैं कि आपको भी समय का कंस्ट्रेन होगा और चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा देर तक रखें। नहीं, तो इस रूप में मैंने जो पुस्तक लिखी और मैंने आपको पहले बताया भी जब इस प्रसंग पर हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ जी, जो हाँ जी, पॉलिटिक्स का एरा था, हाँ मैं जी, मानता हूं 90s तक था, 90s तक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का एरा था। उस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के वो अंतिम नेता थे जी, उस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स एरा के नए अंतिम नेता थे। अब आज के दौर के बड़े नेता और निकलेंगे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, लोग और बनाएंगे। जी जी सर, हमारा आखिरी सवाल। जी जी सर। समय में कभी शून्य नहीं रहता, ये चंद्रशेखर बार बार कहा करते थे, परिस्थिति जी पैदा करती। जी बिल्कुल। शुभम, यस। यस जी सर, हमारा आखिरी सवाल कौस्तुभ दास ने पूछा है। ये बीए पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया जैसे देश में जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ, ऐसे देश में कुछ मंत्रियों का उनके आइडियोलॉजीज पर अड़े रहना क्या देश के लिए उचित है? देखिए, आइडियोलॉजी आपको एक समझ, ताकत और कन्विक्शन देता है। आइडियोलॉजी को सिर्फ आप सैद्धांतिक आइडियोलॉजी या उस पुराने सांचे में आज मत देखिए कि वो साम्यवाद हो, पूंजीवाद। मैं ये कहूंगा आपको कि प्रैक्टिकली एक आइडियोलॉजी देश को तलाशना ही होगा। अब मान लीजिए कोरोना वायरस का जैसे हम सब देख रहे हैं, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आत्मानुशासन रखना सबके लिए यह एक तरह का दर्शन ही हो गया। हर जगह पुलिस और प्रशासन और सरकार नहीं पहुंच सकती इंश्योर करने के लिए कि आप आत्मानुशासन में रहें अगर आपको इस बीमारी से बचना। तो एक किस्म का मौजूदा माहौल में जो टेक्नोलॉजिकली और एक तरह से जो 90s के बाद कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जो नया बना है, जिसमें दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने जिस तरह का समाज बनाया है, उस दौर में हमें एक प्रैक्टिकल कम से कम देश को बेहतर बनाने का बुनियादी कोई एक खाका बनाना ही होगा जिस पर सबको सहमत रहना होगा। अगर आत्मानुशासन जम्मू कश्मीर के लोग नहीं मानेंगे और कहेंगे कि हमारा आत्मानुशासन अलग होगा और केरल का अलग होगा, तो देश नहीं चल सकता। इस पर भिन्नता हो सकती है कि हमारा परिवेश जम्मू कश्मीर का अलग है, केरल का अलग है, तो हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने कल्चर, अपने भाषा, अपने परिवेश से करें, सब लोग चाहेंगे। पर कुछ ब्रॉड चीजों में तो हमें एक किस्म का ऐसा माहौल देश में बनाना ही होगा जिस पर सबकी आम सहमति हो, तभी देश बहुत तेजी से आगे प्रगति कर सकता है। जैसे मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा मेरे नौजवान दोस्तों कि आज हम कहते हैं कि हमारे यहां करोड़ों लोग हर साल बाजार में युवा आ रहे हैं रोजगार के लिए। हम दुनिया में क्या अमेरिका या क्या चीन, अमेरिका जहां मार्केट इकोनॉमी है या पूंजीवाद है, 30 करोड़ आबादी है, भारत की जो भारत का क्षेत्रफल है उससे लगभग 5 गुना अधिक जमीन उनके पास है और 30-33 करोड़ आबादी, भारत से काफी कम। हम 135 करोड़। हमारा प्रेडिक्शन है कि हम कुछ वर्षों में चीन से ओवरटेक कर लेंगे। चीन हमसे 3 गुना आबादी में है। चीन की व्यवस्था ऐसी है कि वहां एक फरमान निकल गया तो सबको पालन करना है। वो दोनों अपने मॉडल में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए हैं। तो हमारे देश में अगर एम्प्लॉयमेंट हमें देना है तो हमारी एक आत्मनिर्भर बनने की जो आज प्रधानमंत्री की बात करें उसका कोई रास्ता नहीं है। पर इस आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें हर एक राज्य में, हर एक अलग अलग क्षेत्रों में अपने परिवेश, अपने अनुसार एक आत्मानुशासन, एक समयबद्ध कार्यक्रम, एक संकल्पबद्ध कार्यक्रम तय करना ही पड़ेगा ताकि नौजवान खाली हाथ न रहे। अब 20-25 वर्ष वो कानून बने जो आपको अवसर दे, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? तो ये एक तरह का माहौल बनाना जहां सारे लोग, न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि सारा समाज, हमारे युवा जिनका भविष्य है, जो देश की बागडोर संभालने वाले हैं, वो एक आत्मानुशासन,
ऐसी चीजों पर कैसे, जो ब्रॉड चीजें हैं जिन पर तेजी से विकास के लिए, सबको रोजगार के लिए, सबको अवसर के लिए एक आत्मानुशासन और एक कार्यक्रम साझा न्यूनतम बन जाए जिस पर सबकी सहमति हो, वो दर्शन तो आज आपको प्रैक्टिकली अपनाना ही पड़ेगा। आप पूंजीवाद साम्यवाद तो भूल जाइए, वो एक अलग दुनिया की चीज हो गई, लेकिन जो नई दुनिया टेक्नोलॉजिकल जिसमें कैपिटल प्रमुख है बन गई है, उसमें तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये रास्ता हमारे नौजवान देश के आप जैसे लोग बनाएंगे, ये यकीन है मुझे, और नए रास्ते पर चलकर बनाएंगे जिस पर चंद्रशेखर जैसे लोग अपने समय में चले। उनका रास्ता अपने समय में भिन्न था, आज हमारा रास्ता आज के माहौल में भिन्न होगा, यही मेरा आपसे निवेदन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी और आपके सारे युवा मित्रों को। सर, मैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स की ओर से बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का, अपने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए समय, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर के कि सर ने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, और हम ये आशा करते हैं कि सर हमारे साथ भविष्य में यूनिवर्सिटी आकर हमारे छात्रों के साथ इंटरफेस 1-to-1 बात करके उनका और प्रोत्साहन करेंगे। धन्यवाद सर। जरूर सिद्धार्थ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे नवनीत और सारे युवा मित्रों से बात करते हुए। जितने लोगों ने, जितने युवा साथियों ने, लड़के लड़कियों ने, छात्र छात्राओं ने सवाल पूछे, सबको मेरी ओर से धन्यवाद। जब भी मौका मिला जरूर मुझे आपके कैंपस में आने, नौजवान साथियों से जो इस देश के भविष्य हैं, जो इस देश की नीति और तकदीर नए ढंग से लिखेंगे, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने बातचीत की और मिले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास वेबिनार सेशन में, जहां हमने हरिवंश नारायण सिंह जी को सुना। उन्होंने चंद्रशेखर जी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें रखी हम सबके समक्ष, हम उनके आभारी हैं। और मैं आपके साथ एक बहुत ही विशेष बात साझा करना चाहूंगा इससे पहले कि सर हमसे विदा लें, कि जब मैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने बिजी स्केड्यूल में राज्यसभा के उपसभापति मेरा फोन क्यों उठाएंगे। मुझे मेरे छात्रों ने बोला कि सर हम कोशिश करके देखते हैं, शायद हो सकता है वो हमसे बात करें। मैं आज इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कितने सरल व्यक्तित्व के इंसान है हरिवंश नारायण सर और चंद्रशेखर सर भी। इस व्यक्तित्व के इंसान की उन्होंने स्वयं मुझसे बात की और इस निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे छात्रों और अध्यापकों के साथ अपनी बात। अभी तो संसद बंद है, तो संसद का सत्र होगा, मेरे सांसद का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था, इसलिए मेरा चयन तो 6 वर्षों के लिए था, पर सांसद के रूप में मेरा कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा था, तो उस रूप में डिप्टी चेयरमैन का भी खत्म हुआ। हाँ जी सर, बिहार से संसद में पहुंचने का मौका। हम आशा करते हैं कि आप और लंबे समय तक राज्यसभा में जुड़े रहेंगे और हमें और मौका देंगे आपसे वार्तालाप करने का, ये भी आशा करते हैं सर। जरूर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।